क्या हो अगर दुनिया के सबसे पुराने सिटियों में से एक शहर एक ऐसा राज छुपाए हो जो हमारे इतिहास के बारे में जानी हुई हर बात को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। क्या 4000 साल से भी पहले बना मोहनजोदड़ो उस ज्ञान के निशान रखता है जिसे हम आमतौर पर परमाणु युग से जोड़ते हैं? क्यों गलियों में कंकाल मिले जैसे कि जिंदगी एक ही पल में खत्म हो गई हो? मिट्टी के बर्तन और ईंटें पिघली हुई कैसे दिख सकती हैं जैसे कि किसी ऐसी आग से झुलस गई हो जो किसी भी सामान्य आग से ज्यादा गर्म हो? और क्यों प्राचीन हिंदू महाकाव्य हजार सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार एक ऐसे हथियार की बात करते हैं जो सेनाओं को राख में बदल सकता है? क्या मोहनजोदड़ो हमलावरों ने तबाह किया था, जलवायु परिवर्तन के कारण छोड़ दिया गया था, या किसी कहीं ज्यादा विनाशकारी शक्ति से तबाह हुआ था? क्या यह खोया हुआ शहर मानवता के भूले हुए परमाणु अतीत का सबूत हो सकता है? और अगर यह सच है तो यह आज हमें क्या चेतावनी देता है? इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हम सिविलाइजेशनों, किंवदंतियों और भूले हुए सच के रहस्यों में उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक शहर 4-500 साल पहले इतना उन्नत कि उसके लोग पूरी तरह से नियोजित पड़ोस में रहते थे, जहां इंडोर प्लंबिंग और ढके हुए सीवर सिस्टम थे। प्राचीन दुनिया का एक नगीना। अब कल्पना कीजिए यह सब गायब हो गया, माना जाता है कि एक ही चकाचौंध कर देने वाली चमक में। जब पुरातत्वविदों ने इस भूले हुए शहर को खोजा तो उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य मिला। सड़कों पर कंकाल थे, वहीं पड़े हुए जहां वे गिरे थे मानो समय में जम गए हों। उन्हें मिट्टी के बर्तन और ईंटें मिली जिन्हें कुछ लोगों ने इतनी गर्मी से पिघलकर कांच में बदल जाने का दावा किया, जो किसी भी सामान्य स्पष्टीकरण से परे थी। और फिर उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों को देखा, महाकाव्य जो एक भयानक हथियार का वर्णन करते हैं, हजार सूर्यों की तरह चमकदार एक ही प्रक्षेपास्त्र जो पूरी सेनाओं को राख में बदल सकता था। क्या मोहनजोदड़ो के शांत खंडहर दुनिया के पहले परमाणु युद्ध का भौतिक प्रमाण छुपा रहे हैं? एक ऐसा युद्ध जो 20वीं सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले लड़ा गया था। इस वीडियो में हम इस अविश्वसनीय खोए हुए शहर के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए सबूतों, पुरातत्व और प्राचीन धर्म ग्रंथों की जांच करेंगे। जवाब कहीं ज्यादा जटिल है और शायद आज हमारी दुनिया के लिए कहीं ज्यादा प्रासंगिक है जितना आप सोच सकते हैं। इससे पहले कि हम मोहनजोदड़ो के अंत तक पहुंचें, आपको इसकी महानता को समझना होगा। हम केवल मिट्टी की झोपड़ियों के एक सामान्य संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। यह पूरे प्राचीन विश्व के सबसे उन्नत सिटियों में से एक था, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सिविलाइजेशनों को टक्कर देता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी और मोहनजोदड़ो इसका मुकुटमणि था। लगभग 2500 BCE निर्मित मोहनजोदड़ो सिटी नियोजन की एक उत्कृष्ट कृति थी। स्थानीय सिंधी भाषा में इसका नाम मृतकों का टीला है, जो इसके खंडहरों की खुदाई से बहुत पहले स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया एक अजीबोगरीब भविष्य सूचक शीर्षक था। जब पुरातत्वविदों ने 1920 के दशक में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने समय की परतों को हटाकर एक ऐसा शहर उजागर किया जो आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक था। शहर एक सटीक ग्रिड पर बसा हुआ था। चौड़ी मुख्य सड़कें उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में चलती थीं, जो बिल्कुल समकोण पर मिलती थीं। यह अधिकांश प्राचीन कस्बों का अराजक विकास नहीं था, यह जानबूझकर बुद्धिमानी भरा डिजाइन था। इमारतें एक समान भट्ठी में पकाई गई ईंटों से बनी थीं, जो उनके समकालीनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों की तुलना में एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। यही कारण है कि इसकी दीवारें अधिक टिकाऊ हैं और आज भी कुछ 15 फीट ऊंची खड़ी हैं। अपने घर के बारे में सोचिए, आपके पास शायद एक बाथरूम और कचरा निकालने की व्यवस्था है। खैर, मोहनजोदड़ो के लोगों के पास यह 4-500 साल पहले था। लगभग हर घर में अपना निजी स्नान घर और शौचालय था, जो एक जटिल ढकी हुई जल निकासी प्रणाली से जुड़ा था जो सड़कों के नीचे चलती थी। यह अपने समय के लिए स्वच्छता का एक ऐसा स्तर था जो अनसुना था, कुछ ऐसा जो कई यूरोपीय शहर रोमन काल तक हजारों साल बाद तक हासिल नहीं कर पाए थे। उनके पास ताजे पानी के लिए सार्वजनिक कुएं थे और एक विशाल सार्वजनिक संरचना थी जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता था। ये विशाल धंसा हुआ कुंड जलरोधी ईंटों से बना, संभवतः अनुष्ठानिक शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता था, जो उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शहर खुद 2 भागों में बंटा हुआ था, सामान्य आबादी के लिए एक निचला शहर और एक ऊंचा पश्चिमी टीला गढ़। इस किलेबंद क्षेत्र में शहर की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं। ग्रेट बाथ, भोजन भंडारण के लिए विशाल अन्न भंडार और बड़े हॉल जो प्रशासनिक केंद्र रहे होंगे। और यह कोई अलग थलग साम्राज्य नहीं था, मोहनजोदड़ो वाणिज्य का एक केंद्र था।
इसके कारीगरों ने सुंदर मिट्टी के बर्तन, जटिल मनके का काम और जानवरों और एक रहस्यमय लिपि से खुदी हुई प्रतिष्ठित चौकोर मोहरें बनाई, जिन्हें हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं। ये कलाकृतियां मेसोपोटामिया तक दूर पाई गई हैं, जो साबित करती हैं कि वे एक विशाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थीं। अपने चरम पर शहर में 50,000 लोग रहे होंगे, एक फलता फूलता महानगर। तो आपके पास एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो संगठित, समृद्ध और तकनीकी रूप से ग्लोरीदार था। लगभग 1000 वर्षों तक वे फले फूले और फिर लगभग 1900 BCE ये सब समाप्त हो गया। मोहनजोदड़ो को छोड़ दिया गया, धूल में समाने के लिए छोड़ दिया गया। इसके लोग इतिहास से गायब हो गए। वह सवाल जिसने एक सदी से इतिहासकारों को परेशान कर रखा है, क्यों एक इतनी शक्तिशाली सभ्यता को क्या गिरा सकता है? क्या यह धीमी गिरावट थी या यहाँ कुछ अचानक और भयानक हुआ था? जब 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के तहत खुदाई शुरू हुई तो जो खोजें हुई वे क्रांतिकारी थीं। लेकिन ग्रेट बाथ और व्यवस्थित सड़कों के चमत्कारों के बीच कुछ भयावह सामने आया। शहर के बाद के स्तरों में उन्हें मानव अवशेष मिलने लगे, लेकिन ये व्यवस्थित कब्रों में नहीं थे। वे पूरे शहर में बहुत परेशान करने वाली परिस्थितियों में बिखरे हुए थे। एक घर में पुरातत्वविदों को 14 लोगों, पुरुषों, महिलाओं और एक बच्चे के अवशेष एक ही कमरे में एक साथ मिले। एक गली में 6 और कंकाल ढीली मिट्टी से ढके हुए मिले। एक सार्वजनिक कुएं के पास 2 लोगों के अवशेष एक सीढ़ी पर पाए गए, मानो वे मरने से पहले सड़क पर रेंगने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर शुरुआती खुदाई में लगभग 46 कंकाल मिले। ये सभी सड़कों और घरों में पड़े हुए पाए गए, न कि उचित दफन स्थानों में। दृश्य में अराजकता और अचानक मौत का संकेत मिल रहा था। पहला बड़ा सिद्धांत सर मोर्टिमर व्हीलर का था, जिन्होंने बाद में इस स्थल की खुदाई की। उन्होंने बिखरे हुए शवों को देखा और निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो एक हिंसक आक्रमण का शिकार हुआ था। उन्होंने प्राचीन वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद की ओर इशारा किया, जो इंद्र देवता द्वारा मूल निवासियों के किलों को नष्ट करने का वर्णन करते हैं। व्हीलर ने प्रस्तावित किया कि ये ग्रंथ एक वास्तविक घटना का वर्णन करते हैं, आर्य जनजातियों का आक्रमण जो भारत में घुस आए और शहर को लूट लिया। यह एक शक्तिशाली छवि थी और कुछ समय के लिए स्वीकृत स्पष्टीकरण था। सड़कों पर एक अंतिम हताश लड़ाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह सिद्धांत धराशायी होने लगा। बाद के पुरातात्विक कार्यों में नरसंहार के विचार में गंभीर खामियां पाई गईं। हजारों की आबादी वाले शहर को लूटा गया होता तो आपको एक बड़े युद्ध के सबूत मिलने की उम्मीद होगी। आग लगाए गए शहर से राख की परतें कहां थीं? हथियार, कवच, तीर के सिरे कहां थे? वे बस वहां नहीं थे। फिर 1980 के दशक में जैविक मानव विज्ञानी डॉ. KAR कैनेडी ने स्केलेटन्सों की फिर से जांच की और कुछ आश्चर्यजनक पाया। सभी अवशेषों में से बहुत कम में युद्ध के अनुरूप चोटों के निशान थे। तलवार के कटने या तीर के घाव नहीं थे। तथाकथित नरसंहार के शिकार लोग बिना किसी हथियार से मारे गए प्रतीत होते थे। आक्रमण सिद्धांत भौतिक साक्ष्य से मेल नहीं खाता था। मुख्यधारा के स्पष्टीकरण के अस्थिर दिखने के साथ एक नए, कहीं अधिक सनसनीखेज सिद्धांत के लिए द्वार खुल गया। एक ऐसा विचार कि सुराग तलवारों और भालों की ओर नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग परिमाण की प्रलय की ओर इशारा कर रहे थे। इस नए विचार के समर्थकों ने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो का अंत कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ही भयावह घटना थी जिसने शहर को एक झटके में नष्ट कर दिया। वे दावा करते थे कि यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि यह केवल एक ही चीज हो सकती थी, एक परमाणु विस्फोट। आक्रमण की थ्योरी जब कमजोर पड़ने लगी तो डेविड डेवनपोर्ट और अलेक्जेंडर गोर्बोस्की जैसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने एक रेडिकल एक्सप्लेनेशन तैयार की। उन्होंने प्रपोज किया कि मोहनजोदड़ो एक ऐसे हथियार से तबाह हुआ था जिसकी ताकत आज के मॉडर्न हथियारों जितनी ही भयानक थी। उन्होंने कथित एविडेंस की 3 मेन लाइंस की तरफ इशारा किया। सबसे पहला था एक्सट्रीम हीट का क्लेम। न्यूक्लियर थ्योरी के सपोर्टर्स ने साइट पर विट्रिफाइड मटेरियल्स की बात की। विट्रिफिकेशन तब होता है जब चट्टान या रेत पिघलकर ग्लास जैसी चीज बन जाती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। इन रिसर्चर्स ने दावा किया कि उन्हें एक एपिसेंटर मिला है, एक 50 यार्ड चौड़ा एरिया जहां सब कुछ कथित तौर पर क्रिस्टलाइज्ड और फ्यूज्ड था। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों और ईंटों के टुकड़ों को पिघलकर ग्लास जैसे अनरिकॉग्नाइजेबल मासेस में बदलने का वर्णन किया। इन रिसर्चर्स के लिए यह एक नॉर्मल आग नहीं हो सकती थी। उन्होंने तर्क दिया कि इसकी एक्सप्लेनेशन एक अचानक बहुत बड़ी गर्मी की लहर होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो प्राचीन टेक्नोलॉजी को बनाना नहीं आना चाहिए था। उन्होंने 20वीं सदी के एटॉमिक टेस्ट्स के बाद के परिणामों से सीधा कंपैरिजन किया, जहां रेगिस्तान की रेत पिघलकर एक ग्लास जैसी परत बन गई थी,
जिसे ट्रिनिटाइट के नाम से जाना जाता है। क्या मोहनजोदड़ो की अजीब आर्टिफैक्ट्स उसी चीज का 4000 साल पुराना वर्जन हो सकती है? दूसरा और सबसे सनसनीखेज दावा रेडिएशन से जुड़ा था। यह थ्योरी साइट पर रेडिएशन के शॉकिंगली हाई लेवल्स की रिपोर्ट्स के साथ सच में फैल गई। सबसे लगातार दावों में से एक जो एक सोवियत टीम को एट्रीब्यूट किया जाता है वह यह है कि मोहनजोदड़ो में पाए गए कंकाल अब तक के सबसे रेडियो एक्टिव स्केलेटन्सों में से थे, हिरोशिमा और नागासाकी के अवशेषों के बराबर। इस कहानी के सबसे ड्रामेटिक वर्जन में दावा किया गया था कि कम से कम एक कंकाल में सामान्य से 50 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी थी। कहानियां तो सैकड़ों मील दूर मिली रेडियो एक्टिव राख की एक परत के बारे में भी फैलने लगीं। सपोर्टर्स के लिए यह थी स्मोकिंग गन। आप हड्डियों को जिनमें रेडिएशन भरी हुई थी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब तक कि वे एटॉमिक इवेंट के विक्टिम्स न हों? इस थ्योरी का तीसरा पिलर आर्कियोलॉजी से नहीं बल्कि लिटरेचर से आता है। भारत का महान प्राचीन महाकाव्य महाभारत कहानियों का यह विशाल संग्रह एक पौराणिक युद्ध का वर्णन करता है और इसमें ऐसे पैसेजेस हैं जो मॉडर्न लेंस से पढ़ने पर परेशान करने वाली तरह से जाने पहचाने लगते हैं। टेक्स्ट में ब्रह्मास्त्र नामक हथियार की बात की गई है। एक पैसेज इसके इस्तेमाल का वर्णन करता है, एक सिंगल प्रोजेक्टाइल जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई थी। 10,000 सूर्यों जितना चमकीला धुआं और आग का एक चमकदार स्तंभ अपनी पूरी शान से उठा। इसके बाद के परिणाम का वर्णन और भी डरावना है। इसमें कहा गया है कि हथियार ने बुरी हवाएं पैदा की, सूरज घूमता हुआ लगा और दुनिया गर्मी से झुलस गई। महाकाव्य आगे सैनिकों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है। मारे गए लोगों के शव इतने जल गए थे कि वे अब पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून गिर गए। मिट्टी के बर्तन बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट गए और पक्षी सफेद हो गए। सभी खाद्य पदार्थ जहरीले हो गए। प्राचीन परमाणु थ्योरी के समर्थकों के लिए यह मिथोलॉजी नहीं है। वे इसे एक परमाणु विस्फोट और उसके प्रभावों का एक परेशान करने वाला सटीक प्रत्यक्षदर्शी विवरण मानते हैं। धुएं और आग का चमकदार स्तंभ मशरूम क्लाउड है। बाल और नाखून गिरना यह बिल्कुल एक्यूट रेडिएशन सिकनेस जैसा लगता है। जब आप इन तीनों धागों, विट्रिफाइड शहर, रेडियो एक्टिव कंकाल और प्राचीन ग्रंथों को जोड़ते हैं तो थ्योरी बहुत आकर्षक लगती है। ये एक खोए हुए स्वर्णिम युग की कहानी बताती है, एक ऐसी सभ्यता की जिसके पास न केवल प्लम्बिंग थी बल्कि देवी देवताओं जैसे हथियार भी थे और जो अपने ही भयानक ज्ञान से नष्ट हो गई। ये एक जबरदस्त कहानी है, पर क्या ये सच है? अब हम दावों से साइंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पुराने रहस्यों के पीछे की सच्चाई जानना हमारे जितना ही पसंद है तो जरूर से सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना। आप आगे आने वाली चीजें मिस नहीं करना चाहेंगे। एक पुरानी न्यूक्लियर वॉर की थ्योरी एक ड्रामेटिक कहानी है, लेकिन एक ग्लोरीदार कहानी सच्ची कहानी से अलग होती है। जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं तो पूरी कहानी बदलने लगती है। चलो एक एक करके उन सबूतों को देखते हैं जिन्हें ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले स्केलेटन्स। ऐसी इमेज है कि 40,000 लोगों का शहर पलक झपकते ही खत्म हो गया, लेकिन असलियत काफी अलग है। इन अलग अलग जगहों पर मिले स्केलेटन्सों की कुल संख्या हजारों में नहीं है, ये लगभग 44 है। हजारों लोगों के शहर में ये किसी एक ऐसी घटना का सबूत नहीं है जिसने पूरी आबादी को खत्म कर दिया हो। बाकी सब कहां गए? साथ ही ध्यान से की गई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से पता चला है कि ये सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। वे खंडहरों की अलग अलग परतों में मिले थे, जिसका मतलब है कि वे अलग अलग समय पर मरे थे, शायद कई सालों के दौरान। कुछ रिसर्चर्स अब मानते हैं कि ये लोग स्क्वैटर आबादी का हिस्सा हो सकते हैं जो छोड़ी हुई खंडहरों में रह रहे थे और अपने मृतकों को उन क्रम्बलिंग इमारतों में दफनाते थे। यह दावा कि वे सभी सड़कों पर बिखरे पड़े थे एक अतिशयोक्ति है। उनमें से कई गड्ढों या मलबे में थे जो जल्दबाजी में दफनाए जाने का संकेत देते हैं, न कि पल भर में मारे गए लोगों का। और मौत का कारण, जैसा कि हमने बताया, डॉ. कैनेडी के व्यापक अध्ययन में ब्लास्ट ट्रॉमा या बड़े पैमाने पर हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। मोहनजोदड़ो का नरसंहार, चाहे हमलावरों ने किया हो या बम ने, एक मिथक है। अब विट्रिफाइड शहर को देखते हैं। एपिसेंटर के कांच में पिघलने का विचार न्यूक्लियर थ्योरी का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या यह सच में मौजूद है? जवाब साफ है, नहीं। मोहनजोदड़ो में 50 यार्ड चौड़ा पिघले हुए कांच का कोई क्रेटर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्टों ने जो पाया है वह पिघले हुए मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी के छोटे टुकड़े हैं। ये किसी शहर को तबाह करने वाले धमाके का सबूत नहीं है। असलियत बहुत ही साधारण है। मोहनजोदड़ो हाई क्राफ्ट इंडस्ट्री का केंद्र था, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाना भी शामिल था। शहर में पुराने भट्टियों के अवशेष भरे पड़े हैं जो आसानी से 1100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान तक पहुंच सकते थे, जो किसी दुर्घटना में मिट्टी और बर्तनों को पिघलाने के लिए काफी गर्म है, जैसे कि भट्टी का गिरना। ये विट्रिफाइड टुकड़े लोकलाइज्ड जगहों पर पाए जाते हैं जो औद्योगिक आग से मेल खाते हैं, किसी बड़े धमाके से नहीं। और शायद
न्यूक्लियर धमाके के खिलाफ सबसे ठोस सबूत खुद शहर है। मोहनजोदड़ो की दीवारें बिना रीइंफोर्स की हुई मिट्टी की ईंटों से बनी हैं। वे एक न्यूक्लियर शॉक वेव से तुरंत भाप बन जाती हैं। यह तथ्य कि कई दीवारें अभी भी 15 फीट ऊंची खड़ी हैं, यह साबित करता है कि ऐसा कोई भी घटना यहां कभी नहीं हुई। हमने स्केलेटन्सों और पिघली हुई चट्टान के सबूतों को गलत साबित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़े दावे का क्या कि शहर रेडियो एक्टिव था। यह विचार कि कंकाल सामान्य से 50 गुना अधिक रेडियो एक्टिव थे, अगर सच होता तो यह एक अकाट्य प्रमाण होता, लेकिन यहीं पर यह थ्योरी सबसे ग्लोरीदार तरीके से ध्वस्त हो जाती है। यह स्पष्ट कर दें, मोहनजोदड़ो में उच्च स्तर के रेडिएशन की पुष्टि करने वाले कोई विश्वसनीय पीयर रिव्यू किए गए वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुए हैं। यह साइट कोई रेडियो एक्टिव खतरा नहीं है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो पर्यटकों और पुरातत्वविदों के लिए खुला है। अगर यह खतरनाक रूप से रेडियो एक्टिव होता तो इसे सील कर दिया जाता। रेडियो एक्टिव स्केलेटन्सों के दावे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और कभी भी सत्यापित नहीं हुए हैं। तो 50 गुना अधिक रेडियो एक्टिव की कहानी कहां से आई? जेसन कोलावितो जैसे मेहनती शोधकर्ताओं की बदौलत इस मिथक की उत्पत्ति का पता चला है। ऐसा लगता है कि यह त्रुटियों की एक श्रृंखला से आया है। इस दावे को अलेक्जेंडर गोर्बोस्की ने लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने अंतरिक्ष उड़ान पर एक सोवियत पेपर का संदर्भ दिया। उस पेपर में बदले में W.V. मेनियोर्ड नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के डेटा का उल्लेख किया गया था, लेकिन जब आप मेनियोर्ड की मूल रिपोर्ट का पता लगाते हैं तो आपको सच्चाई मिलती है। सबसे पहले, हड्डी का नमूना मोहनजोदड़ो से नहीं था, यह ब्रिटिश संग्रहालय के एक मिस्र के मम्मी की पसली थी। दूसरा, जबकि यह लगभग 4000 साल पुराना था, यह पूरी तरह से गलत महाद्वीप से था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेनियोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि प्राचीन मिस्र की हड्डी की रेडियोधर्मिता आधुनिक मानव हड्डियों के औसत से थोड़ी कम पाई गई थी। यह किसी भी तरह से 50 गुना अधिक नहीं था। मिस्र की मम्मी से एक सामान्य रीडिंग को मोहनजोदड़ो से एक अत्यधिक रेडियो एक्टिव कंकाल में कैसे बदल दिया गया, यह खराब शोध का रहस्य है, न कि प्राचीन युद्ध का। रेडिएशन के मिथक को खारिज करने के बाद आइए महाभारत पर नजर डालते हैं। क्या यह परमाणु युद्ध का इतिहास है? फिर से टाइमलाइन एक बहुत बड़ी समस्या है। मोहनजोदड़ो 1900 बीसीई के आसपास गिरावट में चला गया। महाभारत के सबसे पुराने हिस्सों की रचना 400 बीसीई से पहले नहीं, अगले 800 वर्षों में हुई थी। यह कम से कम 300 वर्षों का अंतर है। यह दावा करना कि एक सहस्राब्दी बाद लिखी गई कविता एक सटीक प्रत्यक्षदर्शी विवरण है, विश्वसनीय नहीं है। इस महाकाव्य की घटनाएं भारत के एक अलग क्षेत्र में भी घटित हुई है। ब्रह्मास्त्र के वर्णन अंतिम विनाश के लिए शक्तिशाली काव्यात्मक रूपक हैं, न कि परमाणु हथियार के लिए तकनीकी मैनुअल। इतिहास भर की संस्कृतियों ने तूफानों, भूकंपों या उन सबसे विनाशकारी हथियारों की शक्ति का वर्णन करने के लिए भव्य अलौकिक भाषा का उपयोग किया है, जिनकी वे कल्पना कर सकते थे। इन महाकाव्य छंदों की शाब्दिक व्याख्या करना पौराणिक कथाओं को गलत समझना है। मोहनजोदड़ो का अंत अचानक भयावह प्रलय नहीं था। ये एक धीमी दर्दनाक गिरावट थी जो युद्ध से नहीं बल्कि पानी से प्रेरित थी। दशकों से पुरातत्वविद और जलवायु वैज्ञानिक सच्ची कहानी को एक साथ जोड़ रहे हैं और आम सहमति पर्यावरणीय कारकों के एक सही तूफान की ओर इशारा करती है। प्राथमिक अपराधी सिंधु नदी ही प्रतीत होती है। नदी प्रणालियां समय के साथ अपना मार्ग बदलने के लिए प्रवृत्त होती है। सदियों से नदी की अनुमानित बाढ़ सिंधु घाटी की जीवन रेखा थी, जो खेती के लिए उपजाऊ गाद जमा करती थी। लेकिन सबूत बताते हैं कि शहर के पतन के समय के आसपास नदी ने मोहनजोदड़ो से दूर अपने मुख्य चैनल को पूर्व की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। यह विनाशकारी होता, कृषि आधार को नष्ट कर देता और व्यापार मार्गों को काट देता। उसी समय जलवायु बदल रही थी। हिमालय में गुफा जमाओं के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 4,200 साल पहले से इस क्षेत्र में गंभीर लंबे सूखे की एक श्रृंखला आई थी। सभ्यता जिस पर निर्भर करती थी वह विश्वसनीय ग्रीष्मकालीन मानसून कमजोर और अधिक अनियमित हो गया। एक अध्ययन में 3 प्रमुख सूखे की अवधियों की पहचान की गई, प्रत्येक दशकों तक चली। यह जलवायु परिवर्तन विनाशकारी होता। कम बारिश का मतलब कम फसल उत्पादन होता, जिससे भोजन की कमी और सामाजिक अस्थिरता होती। अन्य प्रमुख नदियों के धीरे धीरे सूखने से उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाते। एक विफल कृषि प्रणाली का सामना करते हुए सिंधु सभ्यता का आर्थिक नेटवर्क ढहने लगा। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कम हो गया। सिटी मॉडल जिसने उन्हें परिभाषित किया था वह अस्थिर हो गया। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण का पुरातात्विक रिकॉर्ड इस धीमी गिरावट को दर्शाता है। सही ग्रिड घटिया निर्माण में बदल गया।
सार्वजनिक संरचनाएं अप्रयुक्त हो गईं। लोग मोहनजोदड़ो जैसे विशाल सिटियों को छोड़कर गंगा घाटी की ओर पूर्व की ओर पलायन करने लगे, जहां बारिश अधिक विश्वसनीय थी, और छोटे ग्रामीण बस्तियों में स्थानांतरित हो गए। मोहनजोदड़ो का अंत कोई धमाका नहीं था। यह 2 सदियों से अधिक समय तक एक लंबी धीमी गति से लुप्त होता रहा। शहर नष्ट नहीं हुआ था, उसे छोड़ दिया गया था। यह इसलिए मर गया क्योंकि इसका पर्यावरण अब इसे सहारा नहीं दे सकता था। सड़कों पर कंकाल संभवतः एक मरते हुए शहर के अंतिम कुछ निवासी थे, जो बीमारी और कठिनाई का शिकार हो रहे थे, एक महान प्रवास द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। हमने एक दिलचस्प सवाल के साथ शुरुआत की थी, क्या मोहनजोदड़ो प्रागैतिहासिक परमाणु युद्ध का स्थल था? हमने स्केलेटन्सों, पिघले हुए कांच, रेडियोधर्मी अवशेषों और महाभारत में अजीबोगरीब वर्णनों जैसे दावों पर गौर किया, लेकिन जैसे जैसे हमने अटकलों की परतों को हटाया, पूरा सिद्धांत ही बिखर गया। कंकाल बीमारी और क्षय की कहानी बताते हैं। विट्रिफाइड चट्टान प्राचीन उद्योग का उप उत्पाद है। विकिरण के दावे एक गलती से पैदा हुआ मिथक हैं, जिसने एक मिस्र के मम्मी को सिंधु घाटी के पीड़ित के साथ भ्रमित कर दिया। और महाकाव्य बस वही है, कविता जो मोहनजोदड़ो के पतन के 1000 साल बाद लिखी गई थी। मोहनजोदड़ो के पतन की वास्तविक कहानी कम सनसनीखेज है, लेकिन यह एक कहीं अधिक प्रासंगिक और गंभीर चेतावनीपूर्ण कहानी है। यह एक महान सभ्यता की कहानी है जो अपने समय की सबसे उन्नत सिविलाइजेशनों में से एक थी, जिसे किसी पौराणिक महाहथियार से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की धीमी अथक शक्तियों ने घुटनों पर ला दिया था। यह नदियों के मार्ग बदलने, मानसून के विफल होने और पर्यावरण के पतन के सामने अपने महानतम उपलब्धियों को छोड़ने के लिए मजबूर एक समाज की कहानी है। अंत में मृतकों के टीले का रहस्य खोए हुए परमाणु रहस्यों के बारे में नहीं है। यह प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी स्थायी भेद्यता के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे परिष्कृत सिविलाइजेशनें भी अपने पर्यावरण के नाजुक संतुलन पर निर्भर करती हैं। मोहनजोदड़ो के शांत खंडहर 4000 साल पुरानी चेतावनी के रूप में खड़े हैं। इस बात का प्रमाण है कि जब वह संतुलन टूट जाता है तो क्या खो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या वैज्ञानिक व्याख्या एक संतोषजनक निष्कर्ष है, या आपको लगता है कि खंडहरों में अभी भी अनुत्तरित प्रश्न हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।